अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। फेजर डायग्राम का एक टॉपिक रह गया था डिस्कस करना। एक स्पेशल केस होता है इसमें। ये एक डायग्राम है, आर एल और सी पैरेलल में है और तीनों को इम्पीडेंस की फॉर्म में लिखा गया है। मींस इम्पीडेंस ऑफ इंडक्टर क्या होती है, जे ओमेगा। इम्पीडेंस ऑफ कैपेसिटर क्या होती है, बराबर जे ओमेगा सी। तो ये तीनों ओम्स में है, पैरेलली कनेक्टेड है। तो इस पे नोडल एनालिसिस हमने अप्लाई किया है। इनिशियली आई एस 3 करंट्स में डिवाइड हो रहा है, आई आर, आई एल एंड आई सी। आई एस इज इक्वल टू आई आर प्लस आई एल प्लस आई सी यूजिंग के सी एल। हमें नजर आ रहा है आई आर वी ओवर आर है, आई एल वी ओवर जे ओमेगा एल है। ये अब इसकी रेजिस्टेंस समझ लें, इम्पीडेंस रेजिस्टेंस ही समझ लें आप। तो I is equals to V over Z. Here Z is J omega L. So IL will be V over J omega L. और IC क्या होगा, V over 1 over J omega C. V over 1 over J omega C. J omega C न्यूमरेटर में आ गया। अच्छा, अब अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखें, फेजर की फॉर्म में, तो V का मैग्नीट्यूड इस केस में, क्योंकि रेजिस्टर के इन फेज होता है, एंगल 0 है जी। ये जे ऊपर गया तो ये -90 हो गया, ये जे ऑलरेडी न्यूमरेटर में था तो +90। अब आते हैं इस डायग्राम की तरफ। नॉर्मली क्या होता है कि रेजिस्टर में के जो वोल्टेज हैं वो इन फेज होते हैं रेजिस्टर के करंट के। V इस केस में हमने रेफरेंस लिया है, V आई आर के इन फेज है। और कैपेसिटर में करंट 90 डिग्री लीड करता है और इंडक्टर में करंट 90 डिग्री लैग करता है, या आप इसे कह लें -90 डिग्री या ये +90 डिग्री। देखिए -90 डिग्री इंडक्टर के केस में और +90 डिग्री कैपेसिटर के केस में। अब अगर आप देखें, ओमेगा बेसिकली हमारा चेंज हो रहा है। सारी डायग्राम ओमेगा को रेफरेंस रख के बनाई गई है। लोअर वैल्यूज ऑफ ओमेगा के लिए, ओमेगा की अगर बहुत स्मॉल वैल्यूज हैं तो आई एल का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा और आई सी का मैग्नीट्यूड कम होगा। क्यों? क्योंकि इस केस में V से ओमेगा डिवाइड हो रहा है और इस केस में V से ओमेगा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर ये वैल्यू बहुत छोटी हो तो वो डेफिनेटली डिवीजन का आंसर ज़्यादा आएगा। तो ऐसे केसेस जिसमें ओमेगा की वैल्यूज कम हैं, आई एल का मैग्नीट्यूड आई सी से ज़्यादा होगा। तो जब आई एल का मैग्नीट्यूड आई सी से ज़्यादा होगा तो जो ओवरऑल करंट आई एस है वो आई एल की तरफ उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि आई एल की वैल्यू बड़ी है तो जो टोटल करंट है वो आई एल की तरफ होगा, आई एल वाले क्वाड्रेंट में होगा। यूँ कह लें, अगर ओमेगा की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा, आई एल का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, आई सी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसे केस में आई एस आई सी की तरफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। जितनी बड़ी आई सी की वैल्यू होगी उतना आई सी की तरफ ये आई एस मूव करेगा। और आप ये ऑब्जर्व करें कि जैसे जैसे ओमेगा की वैल्यू स्मॉल से इंक्रीज होती होती ग्रेटर वैल्यूज पे जाती है तो आई एस इस तरह से मूव करता है, फोर्थ क्वाड्रेंट से फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ मूव करता है। और बीच में एक फ्रीक्वेंसी ऐसी आती है जिसमें आई एस वी के इन फेज हो जाता है। ऐसी फ्रीक्वेंसी बीच में आती है जिसमें आई एस वी और आई आर के
इन फेज हो जाता है। तो ऐसे पॉइंट पे इसको हम नॉर्मली, अभी क्योंकि हम फ्रीक्वेंसी वेरिएबल नेटवर्क्स नहीं पढ़ रहे, इसमें जिक्र नहीं करते, वैसे इसको हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये नॉर्मली उन नेटवर्क्स में टर्म यूज होती है जिसमें फ्रीक्वेंसी वेरिएबल हो। हम फिलहाल जो पढ़ रहे हैं उसमें हमारी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है, ठीक है, साइनोसाइडल सोर्स की कोई एक सिंगल फ्रीक्वेंसी होती है। ऐसे नेटवर्क्स भी हैं जिसमें इनपुट पे फ्रीक्वेंसी वेरी कर रही होती है, ठीक है। तो उस टर्म में अगर आप देखें तो ऐसी फ्रीक्वेंसी को हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। 2 पाई एफ आर लिखते हैं उसे, वो होती है 1/LC, ठीक है। तो ऐसी फ्रीक्वेंसी जिस पे आप क्यों कह रहे हैं ओमेगा एल ओमेगा सी के इक्वल हो जाए, इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस के इक्वल हो जाए, ऐसी फ्रीक्वेंसी को हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और ऐसी कंडीशन में ओमेगा इज इक्वल टू 1/LC होता है। तो ये टॉपिक रह गया था लास्ट टाइम, ये आपने याद रखना है कि ऐसी कंडीशन जब करंट वोल्टेज के इन फेज हो जाए, जब टोटल करंट टोटल वोल्टेज के इन फेज हो जाए और सर्किट में कैपेसिटर और इंडक्टर भी मौजूद हों, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस ने दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, वरना पॉसिबल नहीं था कि टोटल वोल्टेज टोटल करंट के इन फेज हो जाए, ठीक है। नॉर्मली 90 डिग्री का इनमें डिफरेंस रहता है, क्योंकि कैपेसिटर और इंडक्टर अगर दोनों एग्जिस्ट कर रहे हो 90 डिग्री भी ना हो, कोई ना कोई एंगल जरूर आ रहा होता है। लेकिन अगर ऐसा है कि दोनों सर्किट में इंडक्टर भी लगा हुआ है और कैपेसिटर भी लगा हुआ है और टोटल वोल्टेज टोटल करंट के इक्वल हो गया, इसका मतलब है कि वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे ऐसा हो सकता है। तो वो ऐसा पर्टिकुलर केस है जिसमें ओमेगा इज इक्वल टू 1/LC है, जिसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस के इक्वल हो चुकी है, ठीक है। तो फिर सर्किट जो है टोटली रेजिस्टिव सर्किट रह जाता है। इंडक्टेंसेस या रिएक्टेंसेस जो होती हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं, तो सर्किट प्योर रेजिस्टिव रह जाता है ऐसे केस में रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे। तो ये वाला आपका नॉलेज कुछ क्वेश्चन में यूज हो रहा है, तो इसलिए हमने इसको डिस्कस कर लिया। अब हम करेंगे बेसिक एनालिसिस यूजिंग किरचॉफ लॉज। अच्छा, कॉम्प्लेक्स डोमेन में सर्किट को ट्रांसफॉर्म करने का एक ये भी फायदा है कि आप सारे जो BEE में लॉज पढ़ चुके हैं, किरचॉफ लॉज हैं, इसके अलावा थ्योरम्स पढ़े हैं आपने, थेवेनिन, नॉर्टन, सुपरपोजिशन, वो सारे आप इस सर्किट पे अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि अब कैपेसिटर और इंडक्टर जहाँ पर मौजूद हैं वो रिएक्टेंस की फॉर्म में, मींस अब इंडक्टेंस की जो वैल्यू गिवन है वो इस इंडक्टर की वो J6 है। J6 क्या है? इसकी इम्पीडेंस है, ओम्स इसकी यूनिट है। कैपेसिटर की वैल्यू गिवन है -J4, ये क्या है? ओम्स, ठीक है। पूरा सर्किट ओम्स में है। तो वो सारे लॉज जो आप रेजिस्टिव सर्किट पे अप्लाई करते थे वो सारे इस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। और अब इंडक्टेंस नहीं गिवन, C कैपेसिटेंस नहीं गिवन, ठीक है, जिसकी वजह से डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो जाते थे, डिफरेंशियल इक्वेशंस इन्वॉल्व हो जाती थी। तो अब सिंपली आप ओम्स लॉ यूज करते हुए, इनकी इंडक्टेंस को यूज करते हुए इनको उस फॉर्म में लिख सकते हैं। ओम्स लॉ की फॉर्म में, जैसे अगर मैं I2 लिखना चाहूँ क्या है, तो ओम्स लॉ क्या कहते हैं? I इज V/R। तो I2 किसके इक्वल होगा? वोल्टेज अक्रॉस दिस J6 which is V1 divided by impedance of this inductor which is J6. So I2 is equal to V1/J6. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमने करना क्या है? हमने सारी अननोन क्वांटिटीज I1, I2, I3 और V1 और V2 फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं I1।
इसको मैं बहुत से तरीकों से सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि अभी तक इम्पीडेंस जो है हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस स्टार्ट किया है, तो टोटल रेजिस्टेंस तो आप फाइंड कर लेते हैं। टोटल इम्पीडेंस अभी तक आपने उस तरह से प्रैक्टिस नहीं की, तो मैं इसको टोटल करंट I1 क्या होगा, Vs ओवर Z इक्विवेलेंट। मैं बेसिकली Z इक्विवेलेंट फाइंड करना चाहता हूँ। Z इक्विवेलेंट मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ, इन रेजिस्टेंसेस को सॉल्व कर लो। तो 8 और J4 आपस में सीरीज में है, तो ये ऐड हो जाएंगे, 8 माइनस J4, और इनका सम J6 के पैरेलल में है, तो वो पैरेलली सॉल्व हो जाएंगे। तो इसको मैं इस पार्ट को, फिर इस पार्ट को, इनको सॉल्व करते हैं। तो लेट्स से Z1 इनको मैं कहता हूँ 8 ओम माइनस J4, क्योंकि ये सीरीज में है, इनको मैंने ऐड कर लिया। J6 को मैं कह देता हूँ Z2 इज J6। तो अब Z1 और Z2 एक्चुअली पैरेलल है, तो Z3 इनका रिजल्टेंट मैं कहता हूँ, ये कैसे फाइंड कर सकते हैं, कैसे कर देते हैं पैरेलल में, दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में हो मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, और फिर डिवाइड कर देते हैं। तो J6 माइनस J4 क्या रह जाएगा, J2। 8 माइनस J4 प्लस J6 इज 8 प्लस J2, तो Z3 क्या आ जाएगा, 4.23 plus 4.94J 4.23 plus 4.94J 4.94J। ये आ गया Z3 इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब ये 4 ओम के सीरीज में होगा, ये Z3 4 ओम के सीरीज में है, तो Z इक्विवेलेंट किसके इक्वल हो जाएगा, 4 प्लस Z3, तो वो बन जाएगा 8.23 प्लस J 4.94। तो हमारे पास Z इक्विवेलेंट आ गया। इसको पोलर फॉर्म में अगर हम लिखते हैं 9.61 एंगल 30.94 डिग्री ओम्स। C इक्विवेलेंट हमारे पास आ गया ये। तो हमने क्या कहा था, I1 किसके इक्वल है, I1 VS is 24 एंगल 60 डिवाइडेड बाय 9.61 एंगल 30.94 डिग्री। I1 कितना बना हमारे पास, 2.49 एंगल 29.03 2.5 29.06 डिग्री। ये आ गया I1। अब यहाँ पर मैं नोडल एनालिसिस भी लगा सकता था, लेकिन शुरू से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले मैंने ओम्स लॉ यूज किया, यहाँ पर नोडल एनालिसिस लगाता है, सारा सर्किट सॉल्व हो सकता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसको करता हूँ। I1 हो गया 2.5। अब हमने फाइंड करना है I2 एंड I3। अब I2 और I3 फाइंड करने के भी बहुत से तरीके हैं। करंट डिवाइडर भी लग सकता है, और अगर हम V1 फाइंड कर लें तो वोल्टेज डिवाइडर भी लग सकता है। तो हम पहले हम ये फाइंड कर चुके हैं I1 2.5 और 39.06 एंगल। अब हम V1, I2, V2 और I3 फाइंड करना चाह रहे हैं। तो अगेन इसके बहुत से मेथड हैं। तो हम V1
फाइंड करना चाह रहे हैं अगर, तो कैसे कर सकते हैं, और I2 और I3 अगर फाइंड करना चाह रहे हैं तो हम कैसे कर सकते हैं। अब हमने इस सर्किट को सॉल्व किया था 8 ओम पैरेलल टू इन सीरीज विद -j4, और ये सम था, इसका सम पैरेलल में था j6 के। तो ये हमने सॉल्व किया था, वो ये रेजिस्टेंस बन रही थी 4.23 प्लस j 4.94 Z3। तो Z3 क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है, और हमें ये भी पता है कि Z3 इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन था। तो अगर मैं सर्किट को Z3 वाली फॉर्म में लिखूं, Z3 क्या था, रेजिस्टेंस 4 और Z3 की वैल्यू है 4.23 प्लस j 4.94, और हमें पता है कि ये इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्ट है, तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगी वो V1 होगी। तो अब काफ़ी आइडिया आपको हो गया होगा कि V1 किसके इक्वल है। V1 इक्वल है, V1 इज इक्वल टू यूजिंग KVL, क्योंकि हमें I1 पता चल चुका है, दिस इज I1। V1 is equal to total voltage 24 angle 60 minus drop of this resistor or voltage of this resistor. Voltage of this resistor will be 4 into I1. I1 is 2.5 angle 29.06 डिग्री। वोल्टेज डिवाइडर कह रहे हैं आप, इससे कुछ भी कह रहे हैं। V1 किसके इक्वल है, वोल्टेज डिवाइडर अगर आप देखें, वोल्टेज ये तो KVL से लिखा है, अगर हम वोल्टेज डिवाइडर यूज़ करते तो वोल्टेज डिवाइडर से भी हम ये फाइंड कर सकते थे, क्योंकि टोटल वोल्टेज तो 4 की हमें पता चल चुकी, I1 भी हमें पता है 2.5 29.06 है, तो इसका वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, दिस I1 इंटू 4, या आप KVL यूज़ कर रहे हैं, V1 किसके इक्वल होगा, टोटल वोल्टेज माइनस ड्रॉप ऑफ दिस वोल्टेज, तो V1 विल बी इक्वल टू दिस माइनस दिस। तो ये आपके पास कितना आता है, V1 आपके पास आ जाता है 16.26, रेक्टेंगुलर में 3.26 प्लस J 15.93, J 15.93, और पोलर फॉर्म में ये बन जाता है 16.26 एंड एंगल है 78.43 डिग्री वोल्ट्स। ये हमारे पास आ गया V1। तो हमने I1 फाइंड कर लिया, V1 फाइंड कर लिया, अब हमारे पास रहेगी I2, I3 एंड V2। तो I2 किसके इक्वल होगा, नजर आ रहा है I2 होगा V1 डिवाइडेड बाय J6। तो V1 क्या है, 16.26 एंगल 78.43 डिवाइडेड बाय J6। I2 हमारे पास आ जाता है 2.71 और एंगल माइनस 11.58, 2.71 और एंगल माइनस 11.58 I2।
I2 भी आ गया हमारे पास, I1 भी आ चुका है, तो I3 को हम बहुत से तरीकों से फाइंड कर सकते हैं, V2 को हम बहुत से तरीकों से फाइंड कर सकते हैं। I3 KCL से फाइंड कर देते हैं। KCL implies I3 will be I1 minus I2. I1 is 2.5, 39.06 degree minus I2 is 2.71 minus 11.58 degree. तो I3 हमारे पास आ जाता है 1.82 और एंगल 105 डिग्री, 1.82 105 डिग्री। और सेम I3 कैसे फाइंड किया जा सकता था? V1 over 8 minus J4 यूजिंग ओम्स लॉ। इससे भी I3 आ जाएगा, KCL से भी I3 आ जाएगा, दोनों से सेम आंसर आएगा। I3 हमने फाइंड कर लिया और I2 फाइंड कर लिया, I1 फाइंड कर चुके हैं, V1 फाइंड कर चुके हैं। पीछे रह गया V2। V2 किसके इक्वल होगा? V2 विल बी I3 into minus J4, I3 into minus J4, I3 is 1.82 angle 105 into minus J4, तो V2 हमारे पास आ जाता है 7.28 एंगल 15 डिग्री, 7.28 एंगल 15 डिग्री। तो V1, V2, I1, I2, I3 तीनों हमने फाइंड कर लिया। अब इसमें सारे के सारे स्टेप्स वैसे ही हैं जैसे आप रेजिस्टिव सर्किट्स में सॉल्व करते आए हैं, लेकिन नया क्या है कि आपको फेजर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स का आइडिया होना चाहिए। एक तो थियोरेटिकली उनकी कैलकुलेशन कंप्यूटेशन कैसे होती हैं, दूसरा कैलकुलेटर भी आपको यूज़ करना आना चाहिए, क्योंकि अगर आप कैलकुलेटर यूज़ नहीं करते और पोलर टू कार्टेशियन और कार्टेशियन टू पोलर आप फार्मूलाज यूज़ करते हैं तो यही एक क्वेश्चन बहुत टाइम ले लेगा आपसे। ठीक है, तो बेहतर यही है कि आपने वो कैलकुलेटर जिसमें कॉम्प्लेक्स मॉड वाला ऑप्शन हो वो यूज़ करना है। सबके पास वो कैलकुलेटर होना चाहिए, उससे आपकी उसका टाइम बहुत बच जाता है। ठीक है, वरना आप कैलकुलेशन में ही लगे रहेंगे। तो सिर्फ आपने प्रैक्टिस करनी है कॉम्प्लेक्स नंबर की कंप्यूटेशन की, ऐड कैसे होते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे होते हैं, और कैलकुलेटर भी उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो बेसिक यही है कि जब भी आप मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करेंगे तो वो पोलर फॉर्म में करेंगे, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में करेंगे। लेकिन ये उस वक्त तक था जब तक कैलकुलेटर में कॉम्प्लेक्स मॉड का ऑप्शन नहीं था। अब जबकि कैलकुलेटर में कॉम्प्लेक्स मॉड का ऑप्शन है तो आप पोलर फॉर्म को डायरेक्ट कार्टेशियन फॉर्म में ऐड कर लें, आंसर आ जाता है। ठीक है, रेक्टेंगुलर फॉर्म को डिवीजन रेक्टेंगुलर फॉर्म में कर लें तब भी आंसर आ जाता है। तो अब कैलकुलेशंस काफ़ी आसान हो चुकी हैं। तो एक दफ़ा फिर मैं आपको कहूँगा कि ऐसा कैलकुलेटर यूज़ करें जिसमें कॉम्प्लेक्स मॉड वाला ऑप्शन हो। अच्छा, आपकी क्वांटिटी सारी आपने फाइंड कर ली हैं। अब आपने करना क्या है कि जो क्वांटिटीज आपने फाइंड की हैं इनको यूज़ करते हुए आपने समझना है कि Vs अननोन है, और अगर Vs अननोन है बाकी V1, I2, I3, I1 और V2 सब नोन हैं तो ये वैल्यू यूज़ करते हुए आपने Vs फाइंड करने की कोशिश करेंगे।
अब सारी क्वांटिटीज हमारे पास आ चुकी हैं, तो हम इसकी फेजर डायग्राम भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहली क्वांटिटी हमारे पास आई I1 का मैग्नीट्यूड है 2.5 और 29.06। लेट्स से ये है I1 2.5 और 29.06। उसके बाद अगली क्वांटिटी हमने फाइंड की V1 है 16.26 और 78.43। दिस इज V1 16.26 और एंगल है इसका 78.43। उसके बाद I2 2.71 और -11.58। I1 का मैग्नीट्यूड क्या था 2.5, यहाँ लिखा है 2.71, थोड़ा उससे बड़ा होगा और -11. दिस इज I2 -11.58 और 2.71 इसका मैग्नीट्यूड। देन I3 1.82 and 105 degree। I3 1.82 and 105 degree और V2 7.28 और 15 डिग्री एंगल। एंगल है 15 डिग्री। और VS 24 और एंगल था 60 डिग्री। अब V1 की वैल्यू क्या है? V1 हमने प्लॉट किया है ये, दिस इज V1 78.43 और I2 क्या है? I2 इज 2.71 और -11.58। हमने क्या पढ़ा है? इंडक्टर का करंट इंडक्टर की वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करता है। तो ये इंडक्टर का करंट है I2, ये इंडक्टर का वोल्टेज है। क्योंकि हमने रफली ड्रॉ किया है तो ये एग्जैक्ट 90 डिग्री नहीं बन रहा, लेकिन आप इसको कैलकुलेट करें तो ये 78.43 में प्लस 11.58 ऐड करें। अगर आप 78.43 में 11.58 अगर आप ऐड करें तो आप देखेंगे कि 90 डिग्री का इनका फेज डिफरेंस बन रहा है। तो हमने भी यही पढ़ा है कि इंडक्टर में जो करंट होता है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लैग कर रहा होता है। ठीक है, लैग 90 डिग्री पीछे होता है। इसी तरह कैपेसिटर में हमने क्या पढ़ा है कि कैपेसिटर का करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करता है। तो देखते हैं ऐसा हो रहा है। कैपेसिटर की वोल्टेज है V2, दिस इज V2 का एंगल है 15 और कैपेसिटर का करंट है I3 इज दिस 15 एंड 105 90 डिग्री। इसका मतलब है कैपेसिटर का जो करंट I3 है वो कैपेसिटर के वोल्टेज से 90 डिग्री लीड कर रहा है। यही हमने पढ़ा होगा। ठीक है, तो इस तरह से जब आप क्वांटिटीज फाइंड करते हैं तो आप ये चेक कर सकते हैं कि जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हुए हैं वो फेजर डायग्राम रिफ्लेक्ट कर रही है कि नहीं। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया हो। ओके स्टूडेंट्स, ये सिंपल सा सर्किट है, इसमें हमने I0 फाइंड करना। अब इस सर्किट को मैं
बेसिकली अभी तक आप जितने भी मेथड्स पढ़ चुके हैं उन सब से सॉल्व करूँगा। एक तो मेथड रिवाइज हो जाएंगे, दूसरा आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि जब कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन्वॉल्व हों तो क्या चेंजेस आती हैं मेथड अप्लाई करने में, और चेंजेस आती भी हैं या नहीं आती। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आई नॉट फाइंड करते हैं यूजिंग नोडल एनालिसिस। मैंने आई नॉट फाइंड करना है और मैं नोडल एनालिसिस अप्लाई करने लगा। तो नोडल एनालिसिस में हम क्या देखते थे, सबसे पहले ग्राउंड सेट करते थे। नॉर्मली ग्राउंड वो नोड होती है जिसमें सबसे ज़्यादा सर्किट एलिमेंट्स कनेक्ट हों। इसको मैंने रेफरेंस नोड सेलेक्ट कर दिया। रेफरेंस नोड का पोटेंशियल 0 होता है। अब देखेंगे कि कितनी ऐसी नोड्स एग्जिस्ट कर रही हैं जिनके वोल्टेज हमें नहीं पता। तो वो है 1 2 3 4। इन चारों नोड्स की वोल्टेज हमें नहीं पता कितने हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ऑफ कोर्स नोडल एनालिसिस में सारे वोल्टेजेस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होते हैं, लेकिन अगर हम ऑब्जर्व करें कि अगर हम नोड 2 के वोल्टेज फाइंड कर लें तो नोड 1 के वोल्टेज हमारे पास सिंपली वोल्टेज डिवाइडर से आ जाएंगे। ठीक है, अगर हम नोड 2 के वोल्टेज फाइंड कर लें तो नोड 1 के वोल्टेज डिवाइडर से आ जाएंगे। इसी तरह अगर हम नोड 3 के वोल्टेज फाइंड कर लें तो 4 के वोल्टेज डिवाइडर से आ जाएंगे। ठीक है, तो ये तो वो केस था कि हमने नोड 1 और नोड 4 के वोल्टेज फाइंड करने होते, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने आई नॉट फाइंड करना है। ठीक है, तो आई नॉट हम फाइंड कर लेंगे अगर हमारे पास V3 आ जाता है या थर्ड नोड के वोल्टेजेस पता चल जाता है, तो हमें एक्स्ट्रा नोड्स डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। हम कहते हैं ये है V1 और ये है V2। V1 V2 हमने नोड्स डिफाइन कर ली। अब नोडल एनालिसिस में हम क्या है लिखते क्या है, करंट्स। एक इस ब्रांच का करंट लिख लेंगे, इस ब्रांच का करंट लिख लेंगे। इस ब्रांच का करंट क्योंकि दोनों सीरीज में है करंट तो सेम ही होगा। इसी तरह इस ब्रांच का करंट क्योंकि दोनों सीरीज में है करंट सेम होगा। तो हम अगर ऑब्जर्व करें तो V1 और V2 के दरमियान में वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है। तो दो नोड वोल्टेजेस के दरमियान में अननोन नोड्स के दरमियान अगर वोल्टेज सोर्स कनेक्ट हो तो उस नोड को हम क्या कहते थे, सुपर नोड। ठीक है, दोनों वोल्टेजेस अननोन हैं और दरमियान में एक सोर्स कनेक्टेड है तो उसको हम क्या कहते थे, सुपर नोड। और यूजिंग KVL की इक्वेशन क्या लिखते थे, V2 minus V1 is equal to 6 वोल्ट। अब दूसरी इक्वेशन क्या होती थी, वो दोनों की कॉमन इक्वेशन होती थी। दोनों की कॉमन इक्वेशन V1 और V2 की कॉमन इक्वेशन क्या होगी, इस ब्रांच का करंट क्या होगा, V1 ओवर 1 प्लस J1 माइनस, क्योंकि इनकमिंग करंट है, सोर्स है, सोर्स वैसे नॉर्मली हम क्या करते थे नोडल एनालिसिस में सारी करंट्स को आउटगोइंग एज्यूम करते हैं, लेकिन अगर सोर्स लगा हुआ हो तो हम सोर्स की डायरेक्शन को ही एज्यूम करते हैं। तो ये क्या है, इनकमिंग करंट है, इस ब्रांच का करंट हो गया। फिर दूसरी नोड पे आ जाएं, V2 ओवर 1 और इस ब्रांच का करंट क्या होगा, प्लस V2 ओवर 1 माइनस J1 इक्वल टू 0। अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं और दो अननोन हैं। इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें तो ये क्या बन जाएगा, 1 ओवर 1 प्लस J1 V1 प्लस
1 प्लस 1 ओवर 1 माइनस J1 V2 इज इक्वल टू 2 एंगल 0। और इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं -V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 6 एंगल। अगर आप इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो हमारे पास V1 और V2 आ जाएगा। तो V1 और V2 कितना आता है? अच्छा, इस पे अब आपको एक चीज़ बतानी थी कि इक्वेशंस जो हैं ये आपके कैलकुलेटर में कॉम्प्लेक्स इक्वेशन सॉल्व नहीं होती। तो नहीं होती तो हम सिंपली सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्रैमर रूल वगैरह आपको मेथड्स आते हैं, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, वो भी अप्लाई हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट जो आंसर आ जाते थे कैलकुलेटर काम कर जाता है थोड़ा बहुत। तो उन मेथड से आप जो सिंपली इक्वेशन कैलकुलेटर पे सॉल्व कर देते थे वैसे ये नहीं होगा। इसके लिए स्मार्ट कैलकुलेटर्स चाहिए होते हैं जो कि नॉर्मल एग्जाम में अलाउड नहीं होते। ठीक है, तो V1 को अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें इस वैल्यू से, क्योंकि हमें चाहिए V2, हमने I0 फाइंड करना, तो अगर V1 को इस वैल्यू से सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी V2 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस J1 प्लस 1 प्लस 1 ओवर 1 माइनस J1 V2 इज इक्वल टू 2 एंगल। अब ये एक इक्वेशन है जिसमें सिर्फ एक ही अननोन है V2, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास V2 आ जाता है 4 प्लस J ओवर 1 प्लस J वोल्ट्स। ये है हमारे पास V2। इस इक्वेशन को सिंपली आप सॉल्व कर लें। अगेन आपको कॉम्प्लेक्स कैलकुलेटर यूज़ करना आना चाहिए, और अगर आप कैलकुलेटर पे नहीं कर रहे तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन आप सिर्फ पोलर फॉर्म में करेंगे, डिवीजन आप पोलर फॉर्म में करेंगे, और एडिशन सब्ट्रैक्शन आप रेक्टेंगुलर फॉर्म में करेंगे। और जब दो फेजर मल्टीप्लाई होते हैं तो उनके मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई होते हैं और एंगल ऐड हो जाते हैं, और जब फेजर डिवाइड होते हैं तो उनके मैग्नीट्यूड डिवाइड होते हैं और एंगल सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। न्यूमरेटर के एंगल में से डिनोमिनेटर का एंगल सब्ट्रैक्ट हो जाता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो सिंपली आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास V2 इज 4 प्लस J और 1 प्लस J आ जाएगा। अब हमने I0 फाइंड करना था, तो I0 किसके इक्वल है? I0 इज V2 ओवर 1, V2 ओवर 1। So if I0 is V2 over 1, then I0 is also 4 plus J over 1 plus J volts। ये आपका आ गया I0 किस मेथड से? यूजिंग नोडल एनालिसिस। ठीक है, तो इक्वेशन आप देख रहे हैं हमने बिल्कुल वैसे ही लिखी। सुपर नोड बन रही थी, सुपर नोड वाला तरीका अप्लाई किया, इक्वेशंस लिखी, उनको सॉल्व किया तो हमारे पास I0 आ। अब यही क्वेश्चन अगर आपने मैश एनालिसिस से करना हो या लूप एनालिसिस से करना हो तो आप कैसे करेंगे वो देख लेते हैं।
अगर मैं इसे मैश एनालिसिस से सॉल्व कर रहा हूँ तो 3 करंट्स ले लूँ, I1, I2 एंड I3। अब I1 और I2 वाला 2 करंट सोर्स कॉमन है तो ये सुपर मैश बन रहा है, ठीक है। जब 2 मैश में करंट सोर्स कॉमन हो जाए तो वो सुपर मैश बनता है। तो यूजिंग KCL उसकी हम इक्वेशन क्या लिखते थे, I2 माइनस I1 इज इक्वल टू 2 एंगल 0। ये जो सोर्स है ये बेसिकली 2 करंट का डिफरेंस है। और फिर कॉमन इक्वेशन I1 और I2 की क्या बन जाएगी, 1 प्लस J1 I1, 1 प्लस J1 I1 प्लस 1 इंटू I2 माइनस I3। इसके वोल्टेज क्या होंगे, 1 इंटू I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 6 एंगल 0 वोल्ट्स। यही बनेगी कॉमन इक्वेशन। ये बनी इक्वेशन सुपर मैश की। अब एक I3 रह गया, I3 की इक्वेशन क्या होगी, 1 इंटू I3 माइनस I2 इसका वोल्टेज ड्रॉप प्लस 1 माइनस J1 I3, 1 माइनस J1 I3 इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली हमने फाइंड क्या करना है, I नॉट किसके इक्वल होगा, I नॉट इज I2 माइनस I3। इन इक्वेशन से आपके पास I2 और I3 आ जाएंगे, उनका डिफरेंस क्या है, I नॉट। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, I2 इज एंगल 0, इसको अगर हम यूज करें प्लस I1 को सब्स्टिट्यूट करते हैं, I1 क्या हो जाएगा, I1 विल बी I2 माइनस 2 एंगल 0 डिग्री। और इसको I2 वाली इक्वेशन में आप पुट कर दें तो दोनों इक्वेशन में, इसमें तो I1 है ही नहीं, इसमें I1 है, इसको सब्स्टिट्यूट कर दें। I2 से तो 2 इक्वेशन 2 अननोन रह जाएंगे। फिर कैलकुलेशन ये कर लेते हैं, 1 प्लस J1 I2 माइनस 2 एंगल 0 प्लस I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 6। ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दें तो 2 एंगल 0 इज सिंपली 2। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा, I2 माइनस 2 प्लस J1 I2 माइनस J2 प्लस I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 6। एंगल 0 इज मीन्स इन फेज है। तो 2 प्लस J1 I2, 2 प्लस J1 I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 6 प्लस 2, 6 प्लस 2 इज 8। तो अब हम I2 की अगर वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लें, I2 किसके इक्वल होगा, I2 इक्वल हो जाएगा 8 प्लस I3
डिवाइडेड बाय 2 प्लस J1, 8 प्लस I3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस J1। तो थर्ड इक्वेशन में अगर ये वैल्यू हम पुट करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, इसको पहले सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। ये बनेगा -I2 प्लस 2 minus J1 I3, 2 minus J1 I3 इक्वल टू 0, ये बनेगा। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखें -I2 2 minus J1 I3 इक्वल टू 0। तो अब I2 की वैल्यू पुट कर दीजिएगा। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास I3 आ जाएगा, ठीक है। I3 आ जाएगा तो उसको आप वापस इस इक्वेशन में पुट करेंगे, सॉरी इसमें नहीं, इस इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, आपके पास I3 जब आ जाएगा तो आप उसको इस इक्वेशन में, तो आपके पास I2 आ जाएगा। यहाँ से आपने I3 फाइंड कर लिया, उसको सॉरी स्टूडेंट्स, बड़ा लीथल अटैक था, हमने सरवाइव कर लिया फिलहाल। अच्छा I3 यहाँ से आ जाएगा, इसको यहाँ पुट करेंगे, हमारे पास I2 आ जाएगा। तो हमने फाइंड क्या करना है, I0 क्या होगा, डिफरेंस ऑफ I2 माइनस I3। तो ऐसे हम I0 फाइंड कर सकते हैं। तो बेसिकली आप देख रहे हैं ये वाला जो मैंने पोर्शन किया है, ये सारी मैथमेटिक्स है, ठीक है। ये चीज़ बेसिकली आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद सिंपल मैथमेटिक्स है। सिंपल मैथमेटिक्स तब होगा जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, वरना इसका नाम ही कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स, ठीक है। तो होपफुली आप प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। कैलकुलेटर बेसिकली आपको यूज़ करना आना चाहिए बहुत अच्छी तरह से, वरना ये क्वेश्चन बहुत टाइम ले लेंगे, ठीक है। तो I3 I2 इनका डिफरेंस I0 होगा। तो ये हमने किस मेथड से किया, मैश एनालिसिस। तो इसको आप एक और मेथड से करते हैं। अच्छा ये हमने मैश एनालिसिस किया था, अगर हम इसको लूप एनालिसिस से करें, उसकी मैं सिर्फ इक्वेशन लिखूंगा। अगर हम लूप एनालिसिस से करते तो कैसे करते, तो लूप एनालिसिस में हम सुपर मैश अवॉइड कर सकते हैं। तो सुपर मैश अवॉइड करने के लिए हमने करंट इस तरह से डिफाइन करने हैं कि करंट सोर्स में से दो करंट पास ना करें, करंट सोर्स में से एक ही करंट पास करें। तो हम कहते हैं कि दिस इज I1, सिर्फ करंट सोर्स में से
I1 पास कर रहा है, एक करंट हम ले लेते हैं I2 इस वाले लूप में फ्लो कर रहा है, एक हम करंट ले लेते हैं I3। तो I1 हमें नजर आ रहा है किसके इक्वल है, -2 एंगल 0 डिग्री। I2 की इक्वेशन क्या हो जाएगी, 1 प्लस J1। अब इसमें से I1 भी पास कर रहा है और I2 भी पास कर रहा है, तो क्या बचेगा, I2 प्लस I1। 1 प्लस J1 में से I2 भी पास कर रहा है और I1 भी पास कर रहा है। फिर आगे प्लस I2 माइनस 1 इंटू I2 माइनस I3 इक्वल टू 6 एंगल 0 डिग्री। ठीक है, ये हो गई I2 की इक्वेशन। I3 की इक्वेशन क्या होगी, I3 माइनस I2 प्लस 1 माइनस J1 I3 इक्वल टू 0। अगेन I0 किसके इक्वल होगा, अगेन I0 विल बी I2 माइनस I3। अब ये क्योंकि हमने ग्रुप एनालिसिस से किया है तो हमने सुपर मैश को अवॉइड कर दिया टोटली। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। अच्छा, तो I0 अगेन डिफरेंस होगा I2 माइनस I3 का। तो इस दौरान यहाँ पर काफ़ी छत्ते बन चुके हैं जिनसे हमें बार बार बचना पड़ रहा है। अच्छा, तो ये हो गया लूप एनालिसिस। लूप एनालिसिस हमने यूज़ किया था, हमने सुपर मैश को अवॉइड कर दिया। तो इन दोनों में से भी कोई मेथड यूज़ किया जा सकता है। तो अब 3 मेथड से हमने एक ही सर्किट को सॉल्व कर दिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं सुपरपोजिशन से। सुपरपोजिशन अगर आपको याद हो तो कौन सा मेथड था, अगर सर्किट में सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्सेज हों तो हम एट अ टाइम एक सोर्स को यूज़ करते हैं और क्वांटिटी को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम सुपरपोजिशन थ्योरम यूज़ कर रहे हैं तो क्या होगा, हमारा जो I0 होगा वो I1 I0 1 प्लस I0 2 के इक्वल होगा। I0 1 करंट फ्लोइंग बिकॉज ऑफ सोर्स 1, लेट्स से दिस इज सोर्स 1, एंड I0 2 करंट फ्लोइंग बिकॉज ऑफ सोर्स 2। तो पहले हम इस सोर्स को कंसीडर करते हैं, सोर्स 1 को। तो वो सर्किट क्या बन जाएगा, इसको कंसीडर किया, वोल्टेज सोर्सेज इंटरनल रेजिस्टेंस से सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस वोल्टेज सोर्स की होती है 0। ये सर्किट बन गया 1 ओम 1 ओम। दिस इज I0 1 2 एम्पियर J1 1 ओम। तो हमने बेसिकली I0 1 फाइंड करना है। तो हम नोडल एनालिसिस यूज करते हैं। So this is V and this is ground. इक्वेशन क्या बनेगी, V over 1 plus J1 plus V over 1 plus V over 1 minus J1 is equal to 2.
तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस J1 प्लस 1 प्लस 1 ओवर 1 माइनस J1 V इज इक्वल टू 2। तो V किसके इक्वल हो जाएगा? टू डिवाइडेड बाय 1, इसका एलसीएम ही ले लें अगर आप, 1 प्लस J1 1 माइनस J1 1 माइनस J1 प्लस 1 प्लस J1 माइनस J1 भाईजान मैंने आप पूछ कहा ये ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा? 1 स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस J1 प्लस अगेन 1 स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर प्लस 1 प्लस J1। तो जे स्क्वायर हो जाएगा -1 4 डिवाइड बाय दिस विल बी अगेन +1 +1 +1 3 4 4 1 J1 और J1 V बन रही है 1 वोल्ट। तो इन कैलकुलेशन को ये वेरीफाई करें। V 1 वोल्ट बन रही है, अगर V 1 वोल्ट है तो I01 कितना होगा? यूजिंग ओम्स लॉ I01 विल बी V over 1 V over 1 ओम इज इक्वल टू 1 एम्पियर। ठीक है, I01 आ गया हमारे पास 1 एम्पियर। अब हम सेकंड सोर्स कंसीडर करते हैं और करंट सोर्स उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कि ओपन सर्किट से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। J1 1 I0 2 6 angle 0 J1 and 1 I0 को हमने फाइंड करना है। Let's say this is I1, this is I2। I1 की इक्वेशन क्या हो जाएगी? 1 plus J1 I1 plus I1 minus I2 is equal to 6 और I2 की इक्वेशन क्या हो जाएगी? I2 की इक्वेशन हो जाएगी I2 minus I1 plus 1 minus J1 I2 equal to 0। दो इक्वेशन बनेंगी और दो अननोन बनेंगे। तो I02 किसके इक्वल होगा? हमें नजर आ रहा है I02 विल बी I1 माइनस I2। इससे हमारे पास I02 आ जाएगा। तो वो जो भी वैल्यू आती है साथ साथ सॉल्व करते हैं हम दोनों।
अब I01 आ गया, I02 आ गया, तो आई डोंट नो अब इसका जो भी साइन आता है हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। जो टोटल करंट है वो I01 और I02 के सम के इक्वल होगा, ठीक है। तो सेम उसी सर्किट को हमने सॉल्व किया यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। तो ये मैं फिर आपको रिमाइंड करा दूं कि अगर आपको सीरीज पैरेलल सर्किट्स में इश्यूज हैं तो सुपरपोजिशन थ्योरम यूज़ करते हुए आप मेन किरचॉफ लॉज यूज़ किया करें, ठीक है। किरचॉफ लॉज से क्वांटिटीज़ को फाइंड करें अगर आपको सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में इशू होता है, सॉल्व करते हैं। वरना फिर बेशक आप ओम्स लॉ से या वोल्टेज डिवाइडर करंट डिवाइडर से भी सिंपल सर्किट्स को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन प्रेफर हमेशा किरचॉफ लॉज करें, इसमें गलती के चांसेस कम से कम होते हैं। और नॉर्मली जो ज़्यादा मेन चीज़ है वो जो साइन है, इनमें किरचॉफ लॉज में एज इट इज साइन जो भी है प्लस माइनस खुद ही आ जाता है, लेकिन अगर आप ओम्स लॉ या करंट डिवाइडर वोल्टेज डिवाइडर खुद अप्लाई कर रहे हों तो फिर आपको रेफरेंस वोल्टेज का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो बाज़ बात कोई क्वांटिटी नेगेटिव बन रही होती है आप उसे पॉजिटिव ले लेते हैं, कोई क्वांटिटी पॉजिटिव बन रही होती है आप उसे नेगेटिव ले लेते हैं। तो ऐसी मिस्टेक्स अगर आप बिल्कुल क्लियर हैं तो फिर बेशक ऐसे लॉज यूज़ करें, वरना सिंपल किरचॉफ लॉज यूज़ किया करें अननोन क्वांटिटी को फाइंड करने के लिए। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया। अब इसी एग्जांपल को हम नॉर्टन, थेवेनिन और सोर्स एक्सचेंज वगैरह से भी सॉल्व करेंगे, लेकिन वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। फिलहाल हम इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स कर लेते हैं जिसमें नोडल मैश वगैरह यूज़ हो रही हैं और सुपरपोजिशन यूज़ हो रही हैं, तो हम एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन है, इसमें हमने Vx फाइंड करना है। तो Vx फाइंड करने के लिए मैं नोडल एनालिसिस से कर रहा हूँ, आपने इसको मैश से कर लेना है, ठीक है। तो नोडल एनालिसिस यूज़ करते हैं, Vx फाइंड करते हैं। रेफरेंस नोड किससे लें? इसकी वैल्यू J4। से रेफरेंस नोड है, अननोन वोल्टेजेस किन नोड से बन रही हैं, एक ये, इसको V1 कह रहे हैं, इसको V2 कह रहे हैं, इसको V3 कह रहे हैं, ठीक है। ये नोड इसलिए डिफाइन कर रहे हैं क्योंकि दोनों सीरीज में है, ठीक है। सीरीज में है क्योंकि हमने नोडल एनालिसिस में करंट्स कितने होते हैं, तो सीरीज में करंट सेम होता है। तो V3 डिवाइड बाय 3 माइनस J2 इस ब्रांच का करंट बन जाएगा सिंपली विद रिस्पेक्ट टू ड्रॉप। तो हम लिखते हैं इनकी इक्वेशन, V1 की इक्वेशन क्या बन जाएगी, V1 और V2 अगर आप देखें तो इनके दरमियान में वोल्टेज सोर्स कनेक्ट है, इसका मतलब है ये सुपर नोड की इक्वेशन बन रही है। तो इसको हम लिखेंगे V2 माइनस V1 इज इक्वल टू 24। दूसरा इनकी कॉमन इक्वेशन लिख लेंगे V1 और V2 की। कॉमन इक्वेशन क्या होगी, V1 ओवर 4 प्लस V1, इस पॉइंट के वोल्टेज हमें पता है 10, V1 माइनस 10 डिवाइड बाय J2। इस ब्रांच का करंट भी हो गया, इस ब्रांच का करंट भी हो गया। अब V2 की तरफ चले जाएं, V2 माइनस V3 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू 0। ये होगी कंप्लीट इक्वेशन।
V1 और V2 की कॉमन इक्वेशन, तो ये सुपर मैश की इक्वेशन बन गई। तीसरा है V3 की इक्वेशन क्या होगी, V3 माइनस इस ब्रांच का करंट 10 एंड डिवाइड बाय J4 प्लस V3 माइनस V2 ओवर 4 प्लस V3 ओवर इस ब्रांच का करंट क्या होगा, V3 ओवर 3 माइनस J2 इक्वल टू 0। तो ये हमारी बन गई 3 इक्वेशन। और अगर आप ऑब्जर्व करें तो V3 एक्चुअली Vx है जो हमने फाइंड किया। Vx इस पॉइंट की वोल्टेज है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और V3 भी इस पॉइंट की वोल्टेज है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। 3 इक्वेशंस, 3 अननोन, तो अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएं तो ये काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो बेहतर है कि आप इसके क्रैमर रूल वगैरह अप्लाई कर लें। तो अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन की फॉर्म में से लिख लें तो ये बनेगी 1/4 प्लस 1/J2 प्लस 1/4 V1 प्लस 1/4 V2 माइनस 1/4 V3 इज इक्वल टू 10 ओवर J2। ये होगी दूसरी इक्वेशन। और थर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी, माइनस 1/4 V2 प्लस 1/J4 प्लस 1/3 माइनस J2 4 V3 is equal to 10/J4। तो इन इक्वेशंस को अगर आप सॉल्व करें यूजिंग क्रैमर रूल या सब्स्टिट्यूशन मेथड तो आपके पास V1, V2 और V3 की वैल्यू आ जाएंगी। तो बेसिकली जो V3 है वो Vx है। ऐसे आप Vx की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह अगर इसी सर्किट को मैं सुपरपोजिशन से सॉल्व करना चाहूँ, दोनों इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं, तो कैसे कर सकता हूँ। आपने इसको मैश एनालिसिस से कर लेना है। तो अगर मैं सुपरपोजिशन से फाइंड करना चाहूँ तो एट अ टाइम एक सोर्स कंसीडर करूंगा। लेट्स से दिस इज सोर्स 1, दिस इज सोर्स 2। तो पहले सोर्स 1 कंसीडर करते हैं। सोर्स 2 शॉर्ट हो जाएगा क्योंकि वोल्टेज सोर्स है। वोल्टेज सोर्स इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होती है, ये शॉर्ट हो गया। और तीसरा -J2 3 Vx डैश फाइंड कर रहे हैं हम। J4 J2 4 4 Vx डैश हमने फाइंड करना है। तो अगेन अगर आप नोडल एनालिसिस लगा लें और
इसको ग्राउंड ले लें, ये V1 होगी, ये V2 हो गया, ये V3 हो गया। V3 इज एक्चुअली, इसको Vx डैश ही रहने दो, ये Vx डैश हो। तो V1 और V2 के सुपर मैच बन रहे हैं, तो V2 माइनस V1 इज स्टिल 24 एंगल 0, और कॉमन इक्वेशन की क्या होगी, V1 ओवर 4 प्लस V1 ओवर J2 प्लस V2 माइनस Vx डैश ओवर 4 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन होगी V1 और V2 की, और Vx डैश की इक्वेशन क्या बनेगी, Vx डैश माइनस V2 ओवर 4 प्लस Vx डैश ओवर J4 प्लस Vx डैश ओवर 3 माइनस J2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गई Vx डैश की। सिंपल तीन इक्वेशन हैं, तीन अननोन हैं। प्रीवियस मेथड में हमने जैसे नोडल एनालिसिस अप्लाई किया था, तो जब आप इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास Vx डैश आ जाएगा। ठीक है, ये हुआ एक सोर्स की वजह से। दूसरी बारी में आपने सेकंड सोर्स को शॉर्ट कंसीडर कर लेना है। अब इस सोर्स की वजह से हम नोडल एनालिसिस लगाते हैं। दिस इज V1, दिस इज Vx डबल डैश, ये सेम वोल्टेज बन रहे हैं। तो V1 की इक्वेशन क्या होगी, V1 ओवर 4 प्लस V1 माइनस डिवाइड बाय J2 प्लस V1 माइनस Vx डबल डैश डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 0। ये होगी V1 की इक्वेशन। Vx डबल डैश की इक्वेशन क्या बनेगी, Vx डबल डैश माइनस V1 ओवर 4 प्लस Vx डबल डैश माइनस 10 एंगल 0 डिवाइड बाय J4 प्लस Vx डबल डैश डिवाइड बाय 3 माइनस J2 इज इक्वल टू 0। तो दो इक्वेशंस हैं, दो अननोन्स हैं। इसमें आप सॉल्व जब करेंगे इक्वेशन को तो Vx डबल डैश आपके पास डायरेक्टली आ जाएगा। तो Vx किसके इक्वल होगा, Vx डैश प्लस Vx डबल डैश। ठीक है, तो Vx डैश यहाँ से आ जाएगा, Vx डबल डैश इस इक्वेशन को सॉल्व करने से आ जाएगा। तो यूजिंग सुपरपोजिशन आप Vx फाइंड कर लेंगे। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। आपने ये सारे क्वेश्चन जिसमें मैंने मैश नोडल यूज़ किया, आपने ये मैश से कर लेना। ठीक है, तो ये हमने इस सर्किट को दो मेथड से सॉल्व किया, एक नोडल से और एक सुपरपोजिशन से। और आगे हम फिर कुछ मज़ीद क्वेश्चन करते हैं और मैश एनालिसिस रह गया। डिपेंडेंट सोर्सेज वाला भी हमने कोई क्वेश्चन नहीं किया अभी तक, तो उसको सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में कैसे सॉल्व होता है।